Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. We are running a essay writing session and this is the next part. We are providing the essay writing session in two kinds. One is a topic discussion and second essay in the written form. Then you may contact us our website and the mobile app Naresh IAS Academy, where we are providing different kinds of information or extensive guidancing program for the IAS mains exam. So the next topic is वे सपने जो भारत को सोने ना दें, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। वर्ष 2015 आईएएस मेंस एग्जाम निबंध के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है। तो देन इस पर हमें कैसे निबंध लिखना है, हाउ टू राइट ऐसे। तो बार बार मेरा आपसे यही आग्रह है, फर्स्ट वी हैव सफिशिएंट कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर रॉ मटेरियल्स for the essay writing. So first the topic should be analyzed into the four segment. टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है कि वे सपने जो भारत को सोने ना दें, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। देन यू कैन एनालाइज द टॉपिक अंडर द फोर डायमेंशंस। चार आयाम या कैटेगरीज के थ्रू आप इस टॉपिक को पूरा थोरोली डिस्कस कर सकते हो। जब भी आप ऐसे पेपर को स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक सेलेक्ट करने के जस्ट बाद उसका एक फॉर्मेट बनाएंगे पेपर के पीछे की साइड में, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक कर सकते हैं। तो जैसे आपने उसका एक फॉर्मेट बना लिया, देन फिर आपके पास सिंगल एजेंडा बचता है कि नाउ हाउ टू टाइप दिस। तो उसको बाद में आपको सिंपली लिखना होता है। तो दैट इज़ वेरी इजी टास्क इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ ब्लूप्रिंट ऑफ द टॉपिक। तो कभी भी मिस्टेक ना करें, तो पहले उसका एक ब्लूप्रिंट आपको बनाना चाहिए। जैसे हम इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे तो इस टॉपिक के बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है। अगर आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है तो गारंटीड यू कैन स्कोर द हायर मार्क्स। आईएएस मेंस एग्जाम के लिए जीएस के चारों क्वेश्चन पेपर पर, ऑप्शनल हिस्ट्री और निबंध के क्वेश्चन पेपर पर हम आंसर राइटिंग सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देन आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना है द ड्रीम्स, स्वप्न। फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द टर्म ड्रीम। ड्रीम मीन्स व्हाट। सेकेंड डायमेंशन में आपको बताना है द कंसर्न, चिंताएं। सपने जो सोने ना दें, इसको आप कंसर्न लिख सकते हैं, भारत की चिंताएं। और देन फिर बता सकते हैं आप हाउ कैन दीज ड्रीम्स बी अचीव्ड एंड व्हाट आर द बेसिस टू अचीविंग द ड्रीम्स। यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड या बेसिस बता सकते हो। आधार, कौन से आधार हैं जिसके थ्रू हम इन ड्रीम्स को अचीव करेंगे, वो आपको डिस्कस करना है थर्ड पैराग्राफ में। फोर्थ पैराग्राफ में आपको बताना है कि द इम्प्लीमेंटेशन, जो बेसिस हैं, हाउ दिस बेसिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेशन, द क्रियान्वयन कैसे होगा इसका। तो पूरे टॉपिक को अगर आप इस तरीके से एनालाइज करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट ड्रीम्स, तो कई डायमेंशन से आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एक टॉपिक भी आपको बताया गया है, तो बार बार आपको इसके लिए डायरेक्शन दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने अपने अप्रोच से इसका आंसर लिखेंगे, लेकिन एक कॉमन और बेटर जो वे हो सकता है, फर्स्ट यू शुड राइट योर ड्रीम्स, ड्रीम्स ऑफ द कंट्री। तो ग्लोबल लेवल पर आपका ड्रीम क्या है, वैश्विक स्तर पर। तो ग्लोबल ड्रीम्स ऑफ द कंट्री, तो इसमें आपको ये बताना होगा कि ग्लोबल लेवल पर वी डिज़ायर इंडिया शुड प्ले अ वाइटल रोल। भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहिए। इंडिया शुड बी अ वर्ल्ड गुरु।
इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया को टीच करना चाहिए। इकोनॉमिक सेक्टर्स में वी शुड लीड द वर्ल्ड। तो बहुत सारे तरीके से आप बता सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, क्योंकि जो रोल आज यूएसए प्ले कर रहा है, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, तो द सेम वी आर थिंकिंग अबाउट द कंट्री। तो एक तो एस्पेक्ट आपको ग्लोबल लेवल पर बताना पड़ेगा कि ऐसा हमारा एक स्वप्न है, भविष्य में हम इंडिया को यहाँ देखना चाहते हैं। दूसरा, सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में कौन सा ड्रीम है जो आप भारत के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं। फर्स्ट, वी डिजायर टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर पीपल्स। भारतीय समाज में लोगों का एक उन्नत जीवन स्तर होना चाहिए। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स को हमें रेज करना है, जिसमें अभी भारतीय समाज में जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं डिफरेंट तरीके की, चाहे वो पुरुष महिलाओं के बीच में जेंडर गैप के रूप में हो, गरीबी और बेरोजगारी के रूप में हो, या फिर समाज में लिटरेसी रेट को लेकर के हो, तो सोसाइटी को हम वहाँ देखना चाहते हैं लेवल पर, जैसा कि सोसाइटी का लेवल वेस्टर्न कंट्रीज़ में या अमेरिका में अचीव कर लिया गया है। तो एक हमारा सपना ये भी है कि इंडिया और इंडियन सोसाइटी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईविल्स और द डिस्पैरिटीज़। ये हमारा सोशल ड्रीम रहेगा। देन फिर इकोनॉमिक ड्रीम, आर्थिक आपका ड्रीम या उद्देश्य, स्वप्न क्या होना चाहिए कंट्री के लिए। इकोनॉमिक सेक्टर्स में हम चाहते हैं कि इंडिया का जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए। इंडिया का जीडीपी और अमेरिका का जीडीपी का कंपेयर कीजिए, यूएसए का जो जीडीपी है 14 टाइम्स मोर देन द इंडिया, भारत से 14 गुना ज़्यादा जीडीपी है। तो हम भी चाहते हैं कि इंडिया यूएसए को चेज करना चाहिए, पर कैपिटा इनकम यहाँ बढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को एक सस्टेनेबल ग्रोथ लेवल पर ला करके खड़ा करना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जिससे हमारी डोमेस्टिक नीड अपने इंडिजीनियस प्रोडक्शन से पूरी हो सके और हम इसको एक्सपोर्ट लेवल पर ले जा सकें। ट्रेड कॉमर्स को हमें इन्हांस करना है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर्स में आप बहुत सारे गोल्स डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। और फिर आप बता सकते हैं पॉलिटिकल सेक्टर में, राजनीतिक क्षेत्र में हमारा क्या ड्रीम होना चाहिए। तो पॉलिटिकल सेक्टर्स में हमारा ड्रीम है कि इंडिया शुड बी आइडियल्स इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। लोकतांत्रिक मूल्यों में भारत को हमें एक आदर्श राष्ट्र बनाना है। तो वी कैन टीच द वर्ल्ड थ्रू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो हमें अपने लोकतंत्र को ऊंचाई पर लेना है जहाँ पर ऑल काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर मीट एट अ पॉइंट, जहाँ पर सभी प्रकार की विविधताएं आपस में मिल जाती हैं। तो पॉलिटिकल सेक्टर्स में हमें अपनी डेमोक्रेसी के माध्यम से अपने देश के लोगों की, जनता की समस्याओं का स्पीडी रिड्रेसल होना चाहिए। उनकी समस्याओं को तेज़ी से हमें कंसीडर करना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंस, गुड गवर्नेंस सिस्टम, सोशल जस्टिस बेस्ड सिस्टम हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो पॉलिटिकल सेक्टर्स में हमारी ये ड्रीम है। इसके अलावा साइंस टेक में आप बता सकते हो कि हम इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नासा को चेज करना चाहते हैं, भी नासा से आगे जाना चाहते हैं, मैन मिशन स्पेस में भेजना चाहते हैं। न्यूक्लियर सेक्टर में, बायोटेक में, डिफेंस सेक्टर्स में हमें अभी फाइटर प्लेन कहीं से लेना होता है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया शुड बी मोर एफिशिएंट इन द इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग ऑफ द फाइटर प्लेन्स। तो बहुत सारे ड्रीम्स की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। तो एक पार्ट तो अब ये करना है, और जो पहला वाला पार्ट रहेगा ये लगभग आपको 300 वर्ड्स में लिखना चाहिए। अब कह रहा है कि ये जो सपने हमको सोने नहीं दे रहे, बिकॉज जब तक ये सपने पूरे नहीं होंगे तब तक हम हमेशा वरी रहेंगे, चिंतित रहेंगे। ये कंसर्निंग इश्यूज हमारे सामने हमेशा स्टैंडिंग मोड में रहेंगे। तो देन व्हाट आर द कंसर्न, चिंताएं क्या हैं। ग्लोबल लेवल पर हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो प्रेजेंस है दिस इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग। यूएन की जितनी भी एजेंसीज हैं आप देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का कंट्रीब्यूशन कितना कम है। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के अंतर्गत भारत आता है। तो ये हमारे लिए चिंता है कि इंडिया को अपना डोनेशन लेवल बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम चाह करके भी नहीं बढ़ा पा रहे। इंडिया को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में अपना एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन भारत नहीं कर पा रहा है। एक चिंता है कि भारत को इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो ग्लोबल लेवल पर इंडिया की बात को सीरियसली सुना जाए, भारत जो एडवाइस दे
दुनिया के सभी देश उस पर गौर करें, उस पर विचार करें, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाए। लेकिन अभी इंडिया बहुत कुछ बताता है लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया जाता, उस पर विचार नहीं किया जाता। तो ये हमारे सामने एक ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है। सोशल सेक्टर में हमारे सामने कंसर्निंग क्या है? समाज के बारे में हमारे सामने बहुत सारी ड्रीम है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? भारत में अभी भी पॉवर्टी, निर्धनता, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, हंगर, मलन्यूट्रिशन, कुपोषण, भुखमरी, ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बनी हुई हैं कंट्री में। लिटरेसी रेट, एक्चुअल लिटरेसी रेट इंडिया में बहुत अच्छा भी नहीं है। पुरुष और महिलाओं के बीच में जो जेंडर गैप है डिफरेंट ग्राउंड्स पर ये लगातार बढ़ रहा है, डिस्पैरिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है। वीमेंस इंडिया में उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रही हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंच गया है। तो सोशल सेक्टर्स में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये हमें निरंतर चिंतित बनाए रखती हैं। इकोनॉमिक सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया का प्रोडक्टिविटी एक सीमा के बाद नहीं बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिव लैंड का साइज तेजी से घट रहा है ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल अर्बेनाइजेशन। जो हम क्षैतिज नगरीकरण कर रहे हैं उसके कारण कृषि भूमि का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। तो हमारे लिए चिंता बनी हुई है कि बढ़ती आबादी के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे सस्टेन किया जाए, इसको बनाए रखा जाए। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद हम इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को पूरी तरह से स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हम बहुत बड़े स्तर पर इंपोर्ट पर, आयात पर निर्भर करते हैं। एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट की तुलना में काफ़ी कम है। दैट्स वाई वी आर फेसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिसिट लाइक द रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट। कई प्रकार के घाटे हमको उठाने पड़ रहे हैं। इकोनॉमिक सेक्टर्स में हमें बहुत सारी चिंताएं जो परेशान करती रहती हैं। भारत में पर कैपिटा इनकम, एक एवरेज पर कैपिटा इनकम और एक्चुअल पर कैपिटा इनकम दोनों ही बहुत कम है। और पॉलिटिकल सेक्टर्स में इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये वैल्यू बेस्ड नहीं रहा है। इसमें करप्शन, वायोलेंस, अनअकाउंटेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे अनएथिकल इश्यूज एंटर कर गए कि भारत का लोकतांत्रिक जो तंत्र है हमारा, इसमें हिंसा, भ्रष्टाचार और अनावश्यक हस्तक्षेप, इन सभी चीज़ों ने भारत को कई प्रकार की चिंताओं में, संकटों में डाल रखा है। तो ड्रीम्स और इसके रिगार्डिंग हमारी चिंताएं, तो ये क्वेश्चन में डिमांड की गई है। अब यहाँ से आगे आपका पार्ट शुरू होता है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो गारंटीड एग्जामिनर इस बात को समझ जाएगा कि आप टॉपिक्स के बारे में ओवरऑल नॉलेज रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेसिस टू अचीव दिस ड्रीम्स। अब ये जो ड्रीम्स आपने देखे जो आपको सोने नहीं दे रहे, तो इनको पूरा करने के लिए आपके पास आधार क्या है? कोई भी स्वप्न जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यताओं को बढ़ाना होता है, क्योंकि थ्रू द एबिलिटी वी कैन अचीव दिस। योग्यताओं के बल पर इसको प्राप्त किया जाएगा। तो हमारे पास एक तो बेसिस है हमारा पास्ट का, अतीत का। तो इन द पास्ट, अतीत में, भूतकाल में भारत एक ग्लोरीफाइड कंट्री रहा है। एंशियंट टाइम में वी हैव चक्रवर्ती और विक्रमादित्य काइंड्स ऑफ द रूलर। चक्रवर्ती, विक्रमादित्य जैसे राजा हम रखते थे। उस समय यूरोप और अमेरिका का इंडिया की तुलना में वेटेज काफ़ी कम था। तो क्या हम एंशियंट टाइम की ग्लोरी दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं इन द पोस्ट मॉडर्न फेज? तो इसका एक बेसिस हमारे पास है। आवर पास्ट वैल्यूज आर स्टिल, दे आर कॉन्टिन्यूसली इंस्पायरिंग अस। ये हमको लगातार प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमें अपने अतीत के आधार पर सोचना चाहिए कि एक बार हमने दुनिया को लीड किया है तो दोबारा से हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा, प्रेजेंट में, आज वर्तमान में हमारे पास इसके लिए क्या बेसिस है? फर्स्ट, हमारे पास मैन पावर, जिसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जनांकीय लाभांश। तो दुनिया में सबसे बेहतरीन डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, यानी हमारे पास यूथ और यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा प्रोडक्टिव नहीं है, इसको हमने बेहतर तरीके से ट्रेन नहीं किया हुआ। लेकिन हमारा बेसिस है, अगर हम सक्सेसफुली इसको ट्रेन कर देते हैं, आईटी से इसको लेस कर देते हैं, इसको एबल बना देते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। और तीसरा, इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर। भारत में जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी डायमेंशंस में बहुत तेजी से काम हो रहा है, चाहे वो बायोटेक का सेक्टर है, डिफेंस है, न्यूक्लियर है, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी है, डेफिनेटली इंडिया हैव स्टूड इट्सेल्फ इन अ स्पेसिफिक पोजीशन एट द ग्लोबल लेवल। भारत ने अपने प्रयास से ही भारत को एक बेहतरीन स्तर पर पहुंचाया है। तो हमें इसको, इस सेक्टर को थोड़ा सा और पुश करने की आवश्यकता है। तो अगर हम तकनीक को अपने मैन पावर के साथ और
अतीत की अपनी प्रेरणा के साथ मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो डेफिनेटली वी आर वेरी क्लोज टू अटेनिंग अवर ड्रीम्स। तो हम अपने सपनों को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिस है। देन फिर लास्ट पार्ट में आपको लिखना है, लगभग 200 शब्द में इसको लिखना है कि इम्प्लीमेंटेशन, ये सब आपके पास अवेलेबल है। तो देन हाउ शुड दीज बेसिस बी इम्प्लीमेंटेड, इनको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट, थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द गवर्नमेंट एफर्ट्स, सरकारी प्रयासों को हमें इसमें इनिशिएट करना होगा। तो मेन फोकस हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज पर, इंटेंशंस पर, लॉज पर करना होगा। तो सरकार की कार्यप्रणाली को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, स्पीडी बनाना होगा। गवर्नमेंट ही इस प्रकार की पॉलिसीज बनाएगी जो ड्रीम को बहुत तेज़ी से हमारे क्लोज ला सके। तो एक तो हमें गवर्नमेंट सेक्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया में बनाना होगा। दूसरा, ओनली द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट एबल टू अचीव ऑल काइंड्स ऑफ ड्रीम। अकेला सरकारी क्षेत्र इन स्वप्नों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए वी हैव टू कोलैबोरेट विद द प्राइवेट सेक्टर और द कॉरपोरेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के साथ, निजी क्षेत्र के साथ हमको कॉपरेट करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ अ डेज प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर हैव एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। दे हैव टू मच कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल स्किल्स, मैन पावर एंड द इनोवेशन। तो प्राइवेट सेक्टर के पास जो कुछ है उसे हमें गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना होगा। और तीसरा था सिविल सोसाइटी, वी हैव टू स्ट्रेंथन अवर सिविल सोसाइटी। तो हमें अपनी सिविल सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, खड़ा करेंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए अवर सिविल सोसाइटी मस्ट बी ऑनेस्ट, लाइएबल टूवर्ड्स द कंट्री। क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमने बना दिया है उसकी देखभाल के लिए, रखवाली के लिए, बनाए रखने के लिए हमारी सिविल सोसाइटी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और लास्ट में आप बता सकते हो, सम हेल्प्स वी कैन टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन और द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। वैश्विक स्तर की कुछ संस्थाओं से भी हम कुछ हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं, लाइक द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनेस्को, यूनिसेफ, सिक्योरिटी काउंसिल्स and the so many agencies of the UN, because they are providing technical assistance, financial assistance, manpower assistance. So many new initiatives are provided by these organizations. Only this is depend upon the India, the how can India and how much extent India can get help from these institutions. तो ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम रहेगा। इस तरीके से अगर आप इस टॉपिक पर इतना कंटेंट आपके पास है तो गारंटीड इसका आंसर आपको 1000 से 1200 शब्द के बीच में लिखना है। 125 मार्क्स इसके लिए दिए गए। तो देन यू कैन स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स अप टू द 75, 80 और द मोर देन। तो डेफिनेटली दिस डिपेंड अपॉन यू एंड दिस इज अ ओपन स्पेस वेयर यू कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू।